हाय फ्रेंड्स, मैं हूं विशाल और फिर से हमारे यूट्यूब चैनल यूनिक विशाल में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज मैं बताने जा रहा हूं वैसे छात्र जो बेल्टॉन का एग्ज़ाम पास करके और टाइपिंग टेस्ट भी क्लियर करके पिछले 1 या 1.5 साल से अपनी ज्वाइनिंग का इंतज़ार कर रहे हैं कि किसी विभाग में ज्वाइनिंग हो। और आपको बता दें कि छात्र पटना में जाकर, यानी कि जितने भी बेल्टॉन के छात्र छात्राएँ हैं वो लोग पटना में जाकर इसके खिलाफ एकजुट भी हुए थे। तो पुलिस के द्वारा उन पर लाठियाँ भी बरसाई गई थी। तो आपको बता दें कि फाइनली उनका मेहनत रंग लाया और उन लोगों का ज्वाइनिंग स्टार्ट हो गया है, यानी कि ज्वाइनिंग लेटर मिलना स्टार्ट हो गया है। तो चलिए आपको दिखाते हैं वो ज्वाइनिंग लेटर और ये भी बताते हैं कि कौन कौन से विभाग में ज्वाइनिंग स्टार्ट हुआ है और उसका टर्म्स एंड कंडीशन क्या रखा गया है, यानी कि उसका शर्त क्या रखा गया है और उसमें आपको सैलरी कितना मिलेगा, वो पूरी जानकारी आपको देते हैं। तो अभी तक हमारे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं आप, ये ज्वाइनिंग लेटर, इसको हम जूम कर देते हैं ताकि आपको भी अच्छा से दिखे। और आपको बता दें कि इस लेटर को आप लोग फेक नहीं समझेंगे, यानी कि गलत नहीं समझेंगे। और ये जो दिख रहा है मिटाया हुआ, ये जो डाटा है यानी कि जो उनका नाम है वो उसको मिटा दिया गया है। तो यहाँ पे सबसे ऊपर में आप देख सकते हैं बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, बिहार सरकार का उपक्रम। यहाँ पे अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे डेट जो दिखा रहा है वो 28 जनवरी 2021 दिखा रहा है। तो ये लेटर तो बहुत पुराना है, आप लोगों के मन में यही चल रहा होगा। तो फाइनली आपको बता दें कि ये जो लेटर जब टाइप हुआ होगा तो उस टाइम का ये डेट यहाँ पर दिखा रहा है 28 जनवरी 2021। तो आपको बता दें कि जो ज्वाइनिंग लेटर लड़के लोगों का मिलना जो शुरू हुआ है वो कल यानी कि 9 फरवरी से मिलना शुरू हुआ है। और हमको वीडियो बनाने में थोड़ा सा लेट हो गया, यानी कि 1 दिन लेट हो गया। तो यहाँ पर आप पत्रांक देख सकते हैं, नीचे देखिए सेवा में यहाँ पर नाम लिखा हुआ है, नाम को यहाँ पर मिटा दिया गया है ताकि उनकी पर्सनल डाटा मालूम ना चल सके। और यहाँ पर डिपार्टमेंट का नाम लिखा गया है। नीचे देखिए विशेष सर्विस प्रोवाइडर के माध्यम से नियत परिश्रमिक पर डाटा एंट्री ऑपरेटर की सेवा संविदा पर उपलब्ध कराए जाने के संबंध में। यहाँ देखिए उपयुक्त विषयक आपके पत्रांक 8 से 13 दिनांक 3/12/2020 के आलोक में निर्देशानुसार BKC BKS रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर हाइड किया गया है। डाटा एंट्री ऑपरेटर की सेवा सर्विस प्रोवाइडर के माध्यम से नियत परिश्रमिक पर कार्य किए जाने हेतु उपलब्ध कराई जा रही है। इनकी प्रतिनियुक्ति निम्न शर्तों के आलोक में किया जाता है। देखिए यहाँ पर जो डाटा एंट्री ऑपरेटर हैं उनका यहाँ पर नाम, पिता का नाम, प्रतिनियुक्ति स्थान, एम्प्लॉय ID और यहाँ पे सब कुछ कैटेगरी और कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे दिया हुआ है। इसको मिटा दिया गया है ताकि इनका जो पर्सनल डाटा है ये सभी लोगों को ना देख सके। यहाँ देखिए ये जो सेवा शर्त है, अब इनकी जो सेवा शर्त है यहाँ पर 1 नंबर में दिया है। यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त डाटा एंट्री ऑपरेटर निगम बेल्ट्रॉन के कर्मी नहीं है और ना ही ये सरकारी कर्मी है। इन कर्मियों का संबंध चयनित सर्विस प्रोवाइडर से है और इनकी EPF ESI आदि वैधानिक कटौतियों तथा सभी प्रभावी वैधानिक प्रावधानों के अनुपालन की जिम्मेवारी सर्विस प्रोवाइडर की है। तो यहाँ पर सीधा स्पष्ट कर दिया है कि यह डाटा एंट्री ऑपरेटर निगम यानी बेल्ट्रॉन के कर्मी नहीं है और ना ही ये सरकारी कर्मी है। इन कर्मियों का संबंध जो है सीधा सर्विस प्रोवाइडर से है और इनका जो EPF ESI संबंधी जो भी कुछ है वो सारी जिम्मेवारी सर्विस प्रोवाइडर की है। जो दूसरा कंडीशन दिया है, उक्त कर्मियों के आचरण एवं कर्तव्य निष्ठा के अनुश्रवण की जिम्मेवारी अधियासी कार्यालय की होगी। किसी भी प्रकार के दुराचरण या कर्तव्यहीनता, अक्षमता आदि की स्थिति में इन्हें किसी भी समय कार्य मुक्त किया जा सकता है। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि अगर आपका कार्य यानी कि अगर आपके साथ कोई भी दुराचार किया जाता है या फिर कर्तव्यहीनता, अगर अपना कर्तव्य अच्छा से निर्वहन नहीं करते हैं तो इस स्थिति में आपको कार्य मुक्त किया जा सकता है। तो आपको बता दें कि आप लोगों को घबराना नहीं है। आप लोगों को जहाँ भी ज्वाइनिंग होता है आप ज्वाइनिंग करें और अपने जो आपकी जो ड्यूटी है वो ड्यूटी को पूरी तरह से निर्वहन करें और अच्छा से कार्य करें। जो तीसरा है, यदि निगम के द्वारा किसी सर्विस प्रोवाइडर की सेवा समाप्त की जाती है तो उक्त कर्मियों की सेवा भी उसी तिथि को स्वतः समाप्त हो जाएगी। बेल्ट्रॉन अन्य सर्विस प्रोवाइडर से उक्त प्रकार के कर्मियों की सेवा उपलब्ध कराने का पूर्ण प्रयास करेगा। आपको बता दें कि यहाँ पर दिया हुआ है कि यदि बेल्ट्रॉन के द्वारा सर्विस प्रोवाइडर यानी कि जो आप लोगों का सर्विस प्रोवाइडर है वो सेवा ले रहा है
तो अगर बेल्ट्रॉन क्या करता है कि अगर सर्विस प्रोवाइडर का ही सेवा समाप्त कर देता है तो जो उसमें कर्मी काम कर रहे हैं उनकी भी तो सेवा समाप्त हो जाएगी। तो यहाँ पर यही कह रहा है कि अगर बेल्ट्रॉन सर्विस प्रोवाइडर की सेवा समाप्त करता है तो जो कर्मी कार्य कर रहे हैं उनकी भी स्वतः समाप्त हो जाएगी। लेकिन हाँ, यहाँ पर दिया हुआ है कि बेल्ट्रॉन प्रयास करेगा कि अन्य सर्विस प्रोवाइडर से उन लोगों का सेवा उपलब्ध कराएं, ये प्रयास करेगा, यहाँ पर दिया हुआ है। जो चौथा दिया हुआ है, डाटा एंट्री ऑपरेटरों के सेवा शुल्क की राशि अधियाची विभाग से प्राप्त होने के पश्चात ही चयनित सर्विस प्रोवाइडर के माध्यम से संबंधित कार्यरत व्यक्ति को भुगतान देय होगा। साथ ही साथ अधियाची विभाग द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि भेजे जा रहे डाटा एंट्री ऑपरेटरों आदि का ससमय मासिक भुगतान नियमित रूप से किया जाए, ताकि किए जाने वाले वैधानिक कटौती तथा ईपीएफ ईएसआई में देय विलंब दंड से बचा जा सके तथा इन कर्मियों को नियमित रूप से कार्य में के आधार पर भुगतान मिलता रहे। तो यहाँ पर ये दे रहा है कि इन लोग जो डाटा एंट्री ऑपरेटर हैं इनका समय समय से भुगतान होता रहे, ताकि जो इन लोगों का ईपीएफ या ईएसआई जो कटौती हो वो टाइम से वो भी जमा होता रहे। अगर आपको बता दें कि टाइम से जमा होता रहेगा तो विलम्ब यानी कि जो शुल्क लगता है यानी लेट शुल्क लगता है उससे भी बचा जा सकता है और इन लोगों का टाइम से भुगतान भी मिलता रहे। और जो पांचवा दिया है, यदि भुगतान में विलम्ब के कारण ईपीएफ या ईएसआई आदि की कटौतियों में दंडात्मक शुल्क आदि के भुगतान की स्थिति बनती है तो अधियाची विभाग को यह अतिरिक्त शुल्क वहन करना होगा। तो यहाँ पर दे भी दिया है कि अगर ईपीएफ या ईएसआई कटौती को यानी कि ईपीएफ या ईएसआई जमा करने में लेट होता है तो जो लेट शुल्क यानी अतिरिक्त शुल्क जो लगेगा वो विभाग की तरफ से देना होगा, यानी कि विभाग को देना होगा। तो इस बात को ध्यान रखना होगा। छठा पॉइंट, इसको जूम कर देते हैं। देखिए जो छठा दे रहा है, उपर्युक्त सेवा के लिए प्रति ऑपरेटर अधिशासी विभाग कार्यालय द्वारा देय राशि में जीएसटी दिनांक 1/7/2017 के प्रभाव से जीएसटी इतना और इतना ये सब कुछ दिया हुआ है। कुल राशि प्रति माह 25,540 होने के पश्चात एवं वैधानिक कटौती यानी पीएफ ईएसआई सेवा शुल्क यदि की 8,483 की कटौती के उपरांत शेष राशि कुल 17,057 डाटा एंट्री ऑपरेटर को भुगते होगा। सरकार द्वारा पारिश्रमिक दर बढ़ाने घटाने का तत्समय संशोधित समझा जाएगा। यानी कि जो आप लोगों का जो सैलरी मिलेगा वो यहाँ पर दिया हुआ है कि 17,057 रुपया मिलेगा आप लोगों के जो खाता में पेमेंट जाएगा। यानी कि जो ईपीएफ वगैरह जो सब कुछ कट छट के आपके जो अकाउंट में जाएगा वो 17,057 रुपये जाएगा। जो सातवां पॉइंट दिया हुआ है, संविदा कर्मियों को प्रत्येक वर्ष पारिश्रमिक में पिछले वर्ष की तुलना में 10% की वृद्धि की जाएगी। यह वृद्धि प्रत्येक कर्मियों द्वारा एक वर्ष संविदा के नियोजन अवधि सरकार में उनके प्रथम योगदान की तिथि माना जाएगा के उपरांत ही स्वीकृति होगी। पारिश्रमिक वृद्धि की गणना हमेशा जनवरी माह के पहली तारीख से ही की जाएगी, चाहे लाभार्थी जनवरी माह के किसी भी तारीख का योगदान किया हो। फरवरी एवं उससे आगे की माह के योगदान करने वाले संविदा कर्मियों को एक वर्ष की अवधि के पश्चात आने वाली पहली जनवरी से ही पारिश्रमिक वृद्धि की भुगतान की देयता होगी। पारिश्रमिक वृद्धि का व्यय वहन अधिक। तो यहाँ पर कह रहा है कि जो संविदा कर्मी है यानी कि जो आप लोग ज्वाइनिंग करेंगे तो आप लोगों का 1 जनवरी से हर साल 10% वृद्धि किया जाएगा। और यहाँ पर एक कंडीशन दे रहा है कि आप जनवरी में किसी भी डेट को आप ज्वाइनिंग करें उससे कोई बात नहीं है, आपकी 1 जनवरी को ये आपकी सैलरी बढ़ेगी, यानी 10% उसमें आपको वृद्धि की जाएगी। और हाँ, एक बात और दे दिया है कि अगर आप जनवरी छोड़कर अगर आप हो सकता है कि फरवरी में ज्वाइनिंग करते हैं तो आपको 1 साल के बाद जो अगला साल आएगा उसमें जनवरी से आपकी सैलरी में वृद्धि की जाएगी। यानी कि अगर आप फरवरी में ज्वाइनिंग करते हैं तो अगला जो जनवरी आएगा उसमें आपकी सैलरी इंक्रीज नहीं किया जाएगा, उसके जो नेक्स्ट आएगा जनवरी उसमें से आपकी 10% बढ़ना शुरू हो जाएगा और प्रत्येक वर्ष उसमें 10% की वृद्धि की जाएगी। तो यहाँ पर यही बात कह रहा है। जो 8वां दे रहा है, अधिशासी विभाग द्वारा संविदा कर्मी का प्रत्येक माह अपने बिलिंग साइकिल के अनुसार ईआरपी पद्धति से अनुपस्थिति विवरणी अपलोड करेंगे, जिसके आधार पर ऑटोमेटिकली इनवॉइस जनरेट करेगी। जनरेट इनवॉइस के आधार पर अधिशासी विभाग द्वारा ईआरपी पद्धति में यूटीआर सबमिट किया जाएगा। तो यहाँ पर कह रहा है कि ईआर पद्धति में
जो अनुपस्थिति विवरणी यानी कि जो एब्सेंटी है उसको अपलोड करना होगा। और जो 9वां दे रहा है, यह प्रतिनियुक्ति योगदान स्वीकृति की तिथि से 1 वर्ष के लिए मान्य होगा यदि अधिशासी या विभाग या कार्यालय द्वारा कोई विपरीत तथ्यात्मक टिप्पणी प्राप्त नहीं होती है तो सेवा स्वतः नवीकरण हो जाएगा। यह व्यवस्था 60 वर्ष की आयु तक लागू रहेगी। यहाँ पर कह रहा है कि आप ज्वाइनिंग करते हैं तो यह 1 साल के लिए मान्य होगा और कार्यालय द्वारा कोई टिप्पणी नहीं होती है आपके ऊपर, यानी कि कार्यालय के द्वारा आपके ऊपर कोई ऐसा ब्लेम नहीं लगाया जाता है, तो जो आपकी सेवा है वो ऑटोमेटिक बढ़ती रहेगी, यानी कि वो रिन्यूअल होता रहेगा और यह ऐसे ही 60 वर्ष तक चलेगा। जो 10वां पॉइंट दे रहा है, वित्त विभाग बिहार पटना द्वारा मासिक पारिश्रमिक में वृद्धि वैधानिक कटौती उपलब्ध कराए जाने की स्थिति में अधिशासी विभाग कार्यालय द्वारा तदनुसार वृद्धि की जाएगी। तो ये है। और जो 11वां कंडीशन दे रहा है, डाटा एंट्री ऑपरेटर की सेवा असंतोषजनक होने की स्थिति में संबंधित विभाग द्वारा सूचना देने के 1 सप्ताह के अंदर वांछित क्षमता के डाटा एंट्री ऑपरेटर को बिहार स्टेट लिमिटेड द्वारा कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि यहाँ पर कह रहा है कि अगर विभाग आपके खिलाफ कंप्लेंट करता है कि इनके द्वारा अच्छा कार्य नहीं किया जा रहा है तो बेल्टॉन आपको वापस भी ले सकता है, तो आपको इस बात का ध्यान रखना होगा। यहाँ पर देख सकते हैं जो 12वां कंडीशन दिया है, अनुमान्य आकस्मिक अवकाश महिला संविदा कर्मियों को तत्काल 2 माह तक मातृत्व अवकाश पूर्ण वेतन सहित स्वीकृत किया जा सकेगा। आकस्मिक अवकाश 6 दिवसीय कार्य सप्ताह वाले कार्यालयों में रहने वाले संविदा कर्मियों को संविदा नियोजन में 1 वर्ष में 15 तथा 5 दिवसीय कार्य सप्ताह वाले कार्यालय में संविदा कर्मियों को 1 वर्ष में 12 दिनों का आकस्मिक अवकाश दे होगा। तो आपको बता दें यहाँ पर दिया है कि जो ऑफिस है, जो कार्यालय है, उसमें 6 दिन अगर कार्य होता है तो और उसमें जो कार्य करते हैं उन लोगों को 1 साल में 15 छुट्टी मिलेगी, यानी कि 15 वो छुट्टी ले सकते हैं। और जो 5 दिन वाले जो कार्यालय हैं जिसमें 5 दिन ही काम होता है उन लोगों को 1 साल में 12 ही छुट्टी मिलेगा। इसके अतिरिक्त सभी रविवार एवं राजकीय अवकाश दे होगा, यानी कि रविवार का छुट्टी तो मिलना ही है और जो राजकीय अवकाश होगा उसका भी छुट्टी मिला जाएगा तो मिलेगा। ऐसे प्रतिनियुक्ति संविदा कर्मियों की सेवा सरकारी सेवा में नियोजन नहीं माना जाएगा और सरकारी सेवा के अनुमान में कोई भी अन्य सुविधा की देय नहीं होगा। तो यहाँ पर बार बार कह रहा है कि सरकारी सेवा के अनुमान में इनको कोई भी सुविधा दे नहीं होगा और ना ही ये अपने नियमितीकरण का कोई भी दावा मान्य होगा, यानी कि आप लोग नियमितीकरण का कोई भी दावा नहीं कर सकते हैं, इसमें यह सीधी बात कह दिया गया है। तो ये है पूरा इसका टर्म्स एंड कंडीशन, तो आप लोग देख सकते हैं इसको। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा और अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, और कोई भी नया अपडेट आएगा तो सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल पर मिलेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।